कहानी का आगाज होता है 16वीं सेंचुरी से, जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन का आगाज होता है और पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें यूरोप सबसे आगे होता है। अब यूरोप में इंडस्ट्रीज के लिए वहां पे वर्कर्स चाहिए होते हैं, इसीलिए वो स्लेव्स बनाने के लिए अफ्रीका का रुख करते हैं और वहां पे लाखों की तादाद में लोगों को स्लेव्स बनाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए यूरोप लाया जाता है। यूरोपियन सिर्फ और सिर्फ स्लेव्स पे नहीं रुकते, वो अफ्रीका के मुख्तलिफ पोर्ट्स पर भी कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं और 19वीं सेंचुरी तक आते आते वो यूरोप के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी काबिज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में ही अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए 1885 में जर्मनी में बर्लिन एक्ट साइन किया जाता है, जिसके मुताबिक हर कंट्री को, यूरोप के हर कंट्री को एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाएगा अफ्रीका में और वो उसी में रह के वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर काबिज रह सकता है। कोई भी मुल्क दूसरे के एरिया में इंटरफेयर करने का हकदार नहीं होगा। इस एक्ट के मुताबिक फ्रांस के हिस्से में वेस्ट अफ्रीका के कुछ ममालिक आते हैं, जिनमें नाइजीरिया भी शामिल था। अब इस एक्ट के बाद फ्रांस के हिस्से में वेस्ट अफ्रीका का कुछ एरिया आता है, तो फ्रांस सूडान, चैड और नाइजीरिया, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से काफी इनरिच थे, इन पर पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहता है। तो इन कंट्रीज पर पूरी तरह से कब्जा करने की जिम्मेदारी दी जाती है कैप्टन पॉल वॉलेट को, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रुथलेसनेस की वजह से मशहूर था। कैप्टन पॉल वॉलेट जब अपने इस मिशन पर निकलता है तो गांव के गांव उजाड़ के रख देता है। वो जिस गांव में भी एंटर होता था, पहले वहां पे ऐलान करवाता था कि मेरे स्लेव्स बन जाओ वरना आपका अंजाम बुरा होगा। जिस गांव के लोग इसके स्लेव बनने को तैयार हो जाते थे तो ठीक है, वरना वो पूरे के पूरे गांव को कत्ल कर देता था, उन्हें तबाह करके रख देता था। फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से उसे काफी कम वसाइल दिए गए थे, काफी कम खाना दिया गया था, काफी कम वेपन्स दिए गए थे, इसीलिए जो उसके साथ स्लेव्स होते थे वो उन्हें काफी कम खाना देता था। अगर कोई शिकायत करता था तो उसे चाकू के साथ मारने का हुक्म देता था ताकि अपनी बुलेट्स को बचा के रख सके। उसने इतना जुल्म सितम किया कि जब ये बात फ्रांस गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने इसे गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। आखिर में इसके अपने सोल्जर्स ने ही इसे मार दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर होती है। वर्ल्ड वॉर 1 में 2.5 मिलियन अफ्रीकन को जबरदस्ती वॉर में धकेला जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलमोस्ट 1 मिलियन अफ्रीकन को जबरदस्ती वॉर में धकेला जाता है। 1958 में फ्रेंच गवर्नमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने कॉलोनीज को लेके अमेंडमेंट कराती है, जिसके मुताबिक वो अपने कॉलोनीज में रिफरेंडम कराएंगे। अगर कोई आजाद होना चाहता है तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। नाइजीरिया में जब रिफरेंडम होता है तो 70% वोट आजादी के हक में आते हैं, तो 1960 में आके नाइजीरिया को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन हर कॉलोनाइजर्स की तरह, हर इंपीरियलिस्ट कंट्री की तरह उनका असर और रसूख इन कंट्रीज में रहता है और नाइजीरिया में इसके लिए फ्रेंच फ्री की टर्म यूज की जाती है। नाइजीरिया आजाद तो हो जाता है, लेकिन इनके जो डिक्टेटर्स होते हैं या हुक्मरान होते हैं, उनके फ्रांस के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि फ्रांस उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करता है, चाहे वो मिलिट्री वाइज हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो अयाशियां कराना हो। फ्रांस हर तरह से इनके हुक्मरानों को फैसिलिटेट करते हैं, जिसके बदले में फ्रांस को वहां के नेचुरल रिसोर्सेज तक रसाई दी जाती है। आज भी फ्रांस के ऑलमोस्ट 1500 ट्रूप स्टेशन नाइजीरिया में मौजूद हैं। 1000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज फ्रांस की वहां पे मौजूद है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नाइजीरिया नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से काफी इनरिच है। वहां पे यूरेनियम बड़ी मिकदार में पाई जाती है और फ्रांस यूरेनियम के हवाले से नाइजीरिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। 29 अगस्त 2023 को नाइजीरिया के मिलिट्री डिक्टेटर उमर चैनी ऐलान करते हैं कि फ्रेंच एम्बेसडर अपने अमले समेत यहां से चला जाए, वरना उन्हें पुलिस के जरिए और आर्मी के जरिए जबरदस्ती यहां से निकाला जाएगा। जिसकी रिएक्शन में फ्रेंच प्रेसिडेंट यह ऐलान करते हैं कि फ्रांस की एम्बेसी किसी भी सूरत वहां से वापस नहीं आएगी। हम हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट करेंगे और वो किसी भी सूरत नाइजीरिया को छोड़ के वापस नहीं आएगी। इसके बाद 29 अगस्त 2023 को गैबन, जो कि वेस्ट अफ्रीका का ही एक कंट्री है, वहां पे मिलिट्री बगावत होती है और वहां के इलेक्टेड प्रेसिडेंट अली बोंगो, जो कि 4 दिनों पहली इलेक्शंस के जरिए प्रेसिडेंट बने थे, उन्हें इख्तिदार से हटाकर हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है और
मुल्क की बागदौड़ मिलिट्री कू के हेड जनरल ब्राइस संभाल लेते हैं। इस बार भी इस कंट्री में भी एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट पाया जा रहा है। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ के प्रेसिडेंट अली बोंगो के खिलाफ लोगों में काफी गम और गुस्सा था, क्योंकि वो एक डायनेस्टिक पॉलिटिशियन थे। इससे पहले उनके फादर उमर बोंगो 42 साल तक वहां के प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो इसी वजह से इस फैमिली के खिलाफ काफी गम गुस्सा था लोगों में। अफ्रीकन में फ्रांस के खिलाफ, जो कि उनके इंपीरियलिस्ट रह चुके थे, उनके खिलाफ इतना गम गुस्सा था जो कि अभी आके फूटा है। वो पहले इन पर एज एन इंपीरियलिस्ट हुकूमत करते रहे थे, लेकिन उन्हें आजाद करने के बाद भी उनका सुख यहाँ पे इतना ज्यादा था कि इनके हुक्मरान कोई भी खुद से फैसला नहीं ले पाते थे। वो भी नहीं इन्हीं की खैर ख्वाही करते थे, इन्हीं के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे और नाइजीरिया और वेस्ट अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक को लूटते जा रहे थे। और यही वजह बनी कि आज एक के बाद एक मुल्क में वहां पे मिलिट्री बगावतें हो रही हैं और फ्रेंच के एम्बेसडर्स को वहां से भगाया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।